नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और हमने राजस्थान के इतिहास में अब तक प्राचीन सभ्यताएं पढ़ ली। उसके बाद राजपूत मुस्लिम संघर्ष पढ़ लिया और प्रमुख राजवंश पढ़ लिए, है ना। और आज से मैं एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का टाइटल रहेगा 1857 की क्रांति। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतिहास विषय की कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये प्रश्न यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या डेस्क्रिप्टिव हो या कोई साक्षात्कार हो। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना लगभग लगभग रहती है ना। इसलिए इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना है, चाहे ये आर एस प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस हो या आर एस का साक्षात्कार हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार हो। और इतिहास विषय की स्पेशली एग्ज़ाम होती है फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें तो पूछा ही जाता है ना। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ के पढ़ना। इतिहास को देखो कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ोगे ना, एकदम सीक्वेंस के साथ, तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। कोई भी घटना क्यों हुई, उसके पहले का बैकग्राउंड जानो, है ना, तो चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, कुछ एक टॉपिक राजवंशों के मैंने छोड़े हैं, क्योंकि उसमें समय बहुत अधिक लगेगा। राजवंशों से एक आध सवाल ही आते हैं और एक आध सवाल के चक्कर में मैंने जो खूब सारी क्लासें आपकी वैसे ही ले ली हैं, क्योंकि खूब सारी क्लासें ली हैं। कोई मुझे लगता है कि 40 के समथिंग क्लासें अपन राजवंशों के ऊपर, 40 या उससे ऊपर ही ले चुके हैं, है ना। तो अब इससे ज़्यादा हम लेंगे नहीं, खूब हो गई हैं वो क्लासें। वहाँ से आप पढ़ लेना और उसके अलावा जो छोटे टॉपिक है ना, उनको आप अपने स्तर पे पढ़ सकते हो। मेरी पुस्तक भी आ रही है, बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से उसको लिखा है। वो बिल्कुल अब तक तो आ जाती, लेकिन उसको क्या लेटेस्ट हम कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में संस्कृत शिक्षा विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर हुआ था, उसको भी उसमें ऐड कर रहे हैं। अभी कल जो 18 नवंबर को जो संस्कृत शिक्षा विभाग स्कूल व्याख्याता का पेपर होगा, उसको भी उसमें ऐड करेंगे, तो एकदम लेटेस्ट होगी। 2024 की जितनी भी एग्जामें हुई हैं उन सब के पेपर उसमें समाहित कर लिए गए हैं। बढ़िया तरीके से उनकी व्याख्या की गई है और अ, नए सवाल भी बनाए हैं ना। नए सवाल भी हमने ऑथेंटिक पुस्तकों से बनाए हैं। मैंने एक दिन आपको पुस्तकों का जिक्र किया भी था। आप पुस्तक देखोगे तो एकदम गदगद हो जाओगे कि यार ऑथेंटिक तरीके से इस प्रकार की पुस्तक अभी तक मार्केट में एक भी पुस्तक नहीं है ना। तो आप वहाँ से तैयार कर लेना। जो छोटे टॉपिक छूट गए हैं, जैसे मेवाड़ के गुहिल तो मैंने पढ़ा दिए, लेकिन बागड़ के गुहिल हैं वो हमने नहीं पढ़े, है ना। इस प्रकार से गुहिलों की जो छोटी मोटी शाखाएं हैं वो आप देख लेना। चौहानों की छोटी मोटी शाखाएं हैं वो आप देख लेना। जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है, तो और भरतपुर का जाट राजवंश है, उसको आप वहाँ से तैयार कर लेना, तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के टॉपिक की मैं हेडिंग डालता हूँ, 1857 की क्रांति, है ना। 1857 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखो। सबसे पहले तो हम इसका एक बेसिक सा परिचय देखेंगे। परिचय में देखेंगे कि क्रांति पूर्व, क्रांति पूर्व राजपूताने का शासन कैसे चलता था, है ना। क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके क्रांति के कारण क्या थे, आखिर ये क्रांति क्यों हुई, कारण पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे तीसरे पॉइंट में प्रमुख घटनाएं। ठीक है, क्या देखेंगे, प्रमुख घटनाएं देखेंगे। प्रमुख घटनाओं में हम जो छावनियों में क्या घटनाएं घटित हुई वो हम जानेंगे। छावनियों में क्या घटनाएं हुई। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु है वो हमारा रहेगा यहाँ पे, जो ठिकाने और रियासतों में क्या क्या घटनाएं हुई, है ना। तो इसमें भी हम दो जगह हम इसको घुमा सकते हैं, ठिकाने और रियासतें। ठीक है, ठिकाने व रियासतें। ठीक है, ठिकाने व रियासतें, तो ये प्रमुख घटनाओं में हो जाएगी। फिर इसके अलावा हम बात करें
परिणाम क्या रहेंगे, इसके परिणाम को हम देखेंगे, परिणाम, और अंत में एक बिंदु हम ले लेंगे कि विविध तथ्य। विविध तथ्य में क्या पढ़ेंगे कि विविध तथ्य में हम देखेंगे कि कुछ चीज़ छूट जाएगी ना हमसे यहाँ इसको पढ़ते पढ़ते, तो उसको हम उधर डाल देंगे ताकि हमारा टॉपिक समग्रता के साथ पूरा हो सके और हम प्रत्येक सवाल का बढ़िया तरीके से जवाब दे सकें। ठीक है, अब आप जो है ये डायग्राम बनाएं अपने रजिस्टर में, ऐसे कैसे डायग्राम बनाया करो ताकि हम अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर सकेंगे और प्रमुख घटनाओं को यहाँ ठिकाने में क्या हुआ, रियासतों में क्या हुआ, छावनियों में क्या हुआ, एक पन्ने में लास्ट में दे देना मुख्य मुख्य कारण क्या थे, परिणाम क्या निकले, शॉर्ट में उनको हम लिख देंगे ना, तो सारी चीज़ें एक पन्ने में 1857 की क्रांति खत्म। और हम जब रिवीजन करेंगे तो वो बहुत आसान होता है। ठीक है, अब मैं सीधा चला आता हूँ परिचय के ऊपर, कुछ बातें बोल के सुना देता हूँ और फिर हम एक एक बातों को बढ़िया तरीके से लिख लेंगे। दरअसल 1857 की क्रांति से पहले राजपूताने में क्या था कि बहुत सारी रियासतें थी, कई सारे राज्य थे, ठिकाने थे, और सब ठिकानों और राज्यों की अपनी अपनी शासन व्यवस्थाएं अस्तित्व में थी। कई शासक थे यहाँ पे, प्रत्येक शासक की अपनी सेना, अपना शासन, अपना ध्वज, अपना संविधान होता था। संविधान का मतलब ऐसे कोई लिखित नहीं था, मतलब खुद के कानून होते थे। ऐसी स्थिति में और अंग्रेज़ों का राजपूताने पे और शासन स्थापित कर पाना अंग्रेज़ों के लिए बड़ा दुष्कर कार्य था, और अंग्रेज ये चाहते थे कि कैसे भी इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए। ठीक है, क्योंकि राजपूताने के जो शासक थे वो भी अपनी सुरक्षा चाहते थे, किनसे, कि एक तो मराठों का इनके ऊपर आक्रमण होता था और धन लूट के ले जाते थे, पिंडारियों का आक्रमण होता था, धन लूट के ले जाते थे, इनकी व्यवस्थाओं को चौपट कर देते थे, है ना, इनके जो अंदर से जो खोखलापन था इनका उसको उजागर करते थे। और कभी तुर्क आते थे, कभी अफगान आते थे, तो अंग्रेज ये जो राजपूतानी के शासक थे ये भी परेशानी थे कि उनको भी और बाह्य सुरक्षा कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, है ना। और अंग्रेज जो थे ना वो दो प्रकार की नीति अपनाते थे, एक तो किसी भी राज्य को हड़प लिया और अपने अधीन ही कर लिया और उस पर खुद का शासन चलाते थे, उसको तो हम बोलते थे ब्रिटिश भारत। और यदि कोई रियासत बड़ी है और उसका वो हड़प नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ समझौता कर लेते थे। किस प्रकार का समझौता, कि उनके राज्य की बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज अपने ऊपर ले लेते थे, उसके बदले वो उनसे कर लेते थे शासक से, है ना। और अंदर की जो आंतरिक जो शासन व्यवस्था है वो शासक के ऊपर ही जिम्मे छोड़ देते थे कि शासक अपनी तरफ से कैसे भी चलाए, यानी कि आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे, बाह्य बाह्य शासन की जिम्मेदारी अंग्रेज खुद ले लेते थे, बदले में वो कर लेते थे। ठीक है, इस प्रकार की रियासतें थी वो भारत में खूब थी, राजपूतानी में अधिकांश ऐसी ही रियासतें थी, है ना। उस क्षेत्र को हम बोलते थे भारत, और अंग्रेज जिस क्षेत्र को अपने अधीन ही कर लेते थे उसको बोलते थे हम ब्रिटिश भारत। इस प्रकार से अंग्रेजों के ज़माने में भारत जो था दो भागों में बटा हुआ था, है ना। मैं आपको बताऊं, ये मान लो हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, तो मान लीजिए ये बहुत सारी रियासतें हैं, एक ये दो तीन चार, ये इस प्रकार से बहुत सारी रियासतें हैं, ठीक है। अब इसमें से जो राजपूताने की रियासतें थी, अधिकांश रियासतें वो तो स्वतंत्र रहती थी, पर अंग्रेजों ने क्या किया, कैसी संधि की कि आपके ऊपर बाहर से जो कोई आक्रमण करेगा, एक रियासत का दूसरी रियासत पर आक्रमण होगा, वो हम नहीं होने देंगे, है ना। यानी कि आपकी बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो कौन कौन ले रहा है, बाहरी सुरक्षा तो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, है ना। और आंतरिक सुरक्षा कौन रखेगा इनकी, आंतरिक सुरक्षा की बात किसकी दी, स्थानीय शासक की रखी, है ना, स्थानीय शासक की रखी। ठीक है, इस प्रकार से ये संधि हो गई इनके बीच में। अब और ये बाहरी सुरक्षा जब ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है तो ये क्या लेती थी, कर लेती थी, किसी से, ये शासक से कर लेती थी, है ना। अब इस प्रकार की जो व्यवस्था थी
इसको तो बोलते थे, ये जो अब ये जो रियासतें हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ केवल संधि की है, तो ये तो कहलाता था भारत, है ना। उस जमाने में ये तो क्या कहलाता था, भारत। अब मान लीजिए ये कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनके ऊपर अंग्रेजों ने सीधा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहाँ पे अंग्रेजों का ही शासन चल रहा है। इन्होंने तो की क्या, संधि। और इन्होंने संधि नहीं की, इन्होंने क्या कर लिया, अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों ने इन रियासतों का अधिग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो ये कहलाता था ब्रिटिश भारत। क्या कहलाता था, ब्रिटिश भारत, है ना। ब्रिटिश भारत कहलाता था और ये सीधा अंग्रेजों के नियंत्रण में था। इसमें राजपुताने की एक ही रियासत आती थी, वो आप दे सकते हैं, मान लो ये रियासत को अजमेर मेरवाड़ा मान सकते हैं, है ना। अजमेर मेरवाड़ा, है ना, जो कि हम कहते हैं कि ये सीधा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है उसमें केंद्र का सीधा नियंत्रण हो, वहाँ पे अन्य कोई मीडिएटर नहीं हो, है ना। तो ऐसे अजमेर मेरवाड़ा जो था वो सीधा अंग्रेजों के नियंत्रण में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था और उसको ब्रिटिश भारत के अंदर आता था वो, है ना। बाकी राजपुताने की सारी रियासतें किस में आती थी, भारत में आती थी, है ना। और उसमें कैसी व्यवस्था थी, इस प्रकार से संधि की हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि कर ली कि बाहरी सुरक्षा तो हम करेंगे आपकी, बदले में आप हमें कर दे देना और आपकी अंदर की व्यवस्थाओं को आप अपने अनुसार चलाते रहना। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे चल रही थी। अब इस बाहरी सुरक्षा को भी कैसे बढ़िया तरीके से रेगुलेट किया जाए, इस पर अंग्रेजों ने विचार किया और अंग्रेजों ने एक राजपुताना एजेंसी नाम से एक एजेंसी का गठन किया 1817 में, है ना। और उस एजेंसी का जो हेड होता था, अध्यक्ष जो बनाया वो एक एजेंट कहलाता था, है ना। राजपुताना एजेंसी बनाई, आरजे मैंने लिख दिया, सॉरी आर एल में लिख देता हूँ। राजपुताना एजेंसी बना दी, ठीक है, राजपुताना एजेंसी बनाई और इसका जो प्रमुख होता था वो एक एजेंट होता था, एजेंट, है ना। तो ये जो एजेंट होता था वो सीधा भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था, इसलिए इसको एजेंट टू गवर्नर जनरल अर्थात एजीजी बोलते थे। क्या बोलते थे, एजीजी बोलते थे। इस प्रकार राजपुताने के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट हुए। कौन हुए, मिस्टर लॉकेट हुए, ठीक है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था 1857 की क्रांति से पहले चल रही थी। अब इस एजीजी को पूरे राजपुताने में एक चुना। अब इस एजीजी ने भी क्या किया, संपूर्ण राजपुताने को कई उप विभागों में विभाजित करके और वहां पर भी अपने अपने राजनीतिक एजेंट बिठा दिए, पॉलिटिकल एजेंट बिठा दिए, है ना। तो ये मान के चलो इसकी हायरार्की सिस्टम कुछ यूं थी, जैसे ये है, यहाँ पे तो टॉप पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जितने भी राज्यों में जहाँ पे ये संधि की, वहाँ पे इसने क्या किए, अपने एजेंट बिठा दिए। अब यहाँ पे कोई एजेंट है, ये मान लीजिए ये एजीजी है ना। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के प्रति सीधा उत्तरदायी है। अब इसने यहाँ मतलब ये तो पूरा भारत हो गया। भारत के ऊपर शासन कर रही है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नीचे किसको नियुक्त किया, एजीजीओ को नियुक्त किया। अब ये राजपुताने का एजीजी है ना। अब ये एजीजी के नीचे शासन कर नीचे जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, इस पे शासन करने के लिए एजीजी ने क्या किया, यहाँ पे और एक सब डिवीजन गठित किया, है ना, उप विभाग गठित किए और यहाँ पे किसकी नियुक्ति कर दी, एक पीए की नियुक्ति कर दी, पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी, ठीक है। अब पॉलिटिकल एजेंट के नीचे भी एक और सब डिवीजन था, एक और विभाग था, यहाँ पे इस प्रकार से मान लो, है ना। अब ये हो गए। अब यहाँ पे कौन होता था, ये एडवोकेट एजेंट होता था, है ना। क्या होता था, एडवोकेट एजेंट होता था। तो इस प्रकार का हायरार्की सिस्टम 1857 की क्रांति से पहले और भारत में मतलब हाँ चल रहा था, प्रत्येक राज्य में चल रहा था। इस पर ये राजपुताने की ये स्थिति थी, है ना। समझ में आ गई होगी ये बात। अब इन सारी बातों को अब लेकिन अब देखो, कहने में तो ये बात थी कि जैसे बाहरी सुरक्षा हम करेंगे, आंतरिक व्यवस्था आप स्वयं करना, है ना। ये कहा था कि आंतरिक सुरक्षा स्थानीय शासक करेंगे। मगर अंग्रेज जो थे ये आंतरिक शासन व्यवस्था में दखलंदाजी करते थे। ये सबसे बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का, है ना। वो कारणों को तो हम यहाँ पे समझेंगे। ये पहले मैंने ये शासन व्यवस्था समझाने की का प्रयास किया है कि आखिर 1857 क्रांति से पहले
और राजपूतानी में शासन व्यवस्था कैसी चल रही थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार लिख देता हूँ और लिखने के बाद फिर आपको एक बार और बोल के बता दूंगा, तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर शासन व्यवस्था कैसे यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो मैंने बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना दिया। ठीक है, आपको वैसे समझ में आया होगा, नहीं आया है तो मैं फिर बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो इसमें परिचय में आप लिखना प्रारंभ करें मेरे साथ साथ, है ना। परिचय में हम लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे परिचय में कि संपूर्ण राजपूताने में, संपूर्ण राजपूताने में, संपूर्ण राजपूताने में कई राज्य, कई रियासतें, कई रियासतें, ठिकाने, कई रियासतें, ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश, व केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब रियासतों को सैल्यूट स्टेट बोलते थे, सैल्यूट स्टेट, है ना, सैल्यूट स्टेट, और कुछ नॉन सैल्यूट स्टेट भी होते थे, है ना, कुछ नॉन सैल्यूट स्टेट भी होते थे। ठीक है, कुछ तो नॉन सैल्यूट स्टेट होते थे, कुछ सैल्यूट स्टेट होते थे। ठिकानों को ये प्रिंसली स्टेट बोलते थे, है ना, ठिकानों को क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश को चीफ शिप स्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में ना। ऐसे पूछा जा सकता, मतलब वहाँ पे क्या है ना कि शब्दावली चेंज कर देते हैं, प्रिंसली स्टेट लिख देंगे ऐसे, जैसे इस प्रकार से लिख देंगे प्रिंसली, है ना, प्रिंसली स्टेट लिख दिया तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए मैं ये थोड़ा सा अंग्रेजी वर्जन बोल रहा हूँ। वैसे अंग्रेजी मेरी खुद की कमजोर है, आप समझ लेना, वैसे ये बोले तो मैंने सही है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है। ठीक है, तो संपूर्ण राजपूतानी में कई रियासतें, ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में थे, अस्तित्व में थे। ठीक है, अस्तित्व में थे, जिनकी जिनकी अपनी अपनी जिनकी अपनी अपनी शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जिनकी अपनी अपनी शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जिनकी अपनी अपनी शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी, है ना। तो अपनी अपनी शासन व्यवस्थाएं होती थी, अपने 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 शासक, प्रत्येक राज्य के अपने शासक, अपनी सेना, है ना, अपना ध्वज, और अपने कानून होते थे, अपने कानून होते थे। ठीक है, प्रत्येक राज्य के अपने अपने कानून थे, अपनी अपनी शासन थी, अपनी सेना थी, अपने ध्वज थे, अपने शासक थे। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के लिए बड़ा दुष्कर कार्य था कि राजपूताने पे वो अपना नियंत्रण कैसे स्थापित करे, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजपूताने पर नियंत्रण रखना बड़ा दुष्कर कार्य था, बड़ा दुष्कर कार्य था, है ना। अब ये सीधा नियंत्रण तो रख नहीं सकते, और जिस पर ये सीधा नियंत्रण रखते थे ना, वहां से ये सीधा कर उगाते थे, उनका जम के शोषण करते थे, और वहां पे अपने खुद के कानून लागू करते थे। और उस क्षेत्र को हम क्या बोलते थे, ब्रिटिश भारत बोलते थे, है ना। यानी कि भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था, मैं ये इसको भारत मान लो, और इस प्रकार से ये दो बटा हुआ मान लो। यहाँ पे जो प्रत्यक्ष शासन है, प्रत्यक्ष शासन वो किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है मान लो। ठीक है, प्रत्यक्ष शासन किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है। और इस पे प्रत्यक्ष शासन किसका है, प्रत्यक्ष शासन, यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन है शासकों का, राजाओं का, है ना, शासकों का। तो ये तो कहलाएगा भारत, है ना, और ये कहलाएगा ब्रिटिश भारत।
ठीक है, ये कहलाएगा हमारा ब्रिटिश भारत। इस प्रकार से भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, यहाँ पे मतलब शासकों का शासन था। अब अंग्रेज चाहते थे पहले तो कि सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाए राजपुताने पर, मगर इतने सारे शासकों के होते कैसे हो सीधा नियंत्रण स्थापित। राजा तो अपने खुद का वजूद स्थापित करना चाहते थे, अपना खुद का जो शासन चाहते थे, वो अपना शासन क्यों छोड़ेंगे भला, है ना। तो अंग्रेजों ने एक दिमाग से काम लिया, अंग्रेजों ने मेटकॉफ को भेजा राजपुताने में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेटकॉफ से कहा कि आप जाओ और उनसे संधि कर लो, ऐसी संधि कर लो कि मतलब अपने पक्ष में काम मामला होना चाहिए। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि वो जो धन मराठे लूट के ले जा रहे थे, पिंडारी ले जा रहे थे, अफगान ले जा रहे थे, वो धन अंग्रेजों को मिल जाए कैसे भी। और वो तभी मिल सकता था जब हम उन उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें। तो इस प्रकार की संधि करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख दिया कि राजपुताना पर नियंत्रण रखना बड़ा दुष्कर कार्य था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेटकॉफ को भेजकर मेटकॉफ को मेटकॉफ को राजपुताने में भेजकर मेटकॉफ को राजपुताने में भेजकर अधिकांश अधिकांश शासकों के साथ अधिकांश शासकों के साथ अधिकांश शासकों के साथ संधि कर ली, अधिकांश शासकों के साथ संधि कर ली, ठीक है। जिसकी जिसकी प्रमुख शर्तें जिसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित निम्नलिखित थी इसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पर नियंत्रण रखने के लिए मेटकॉफ को भेजा, और मेटकॉफ ने यहाँ के अधिकांश रियासतों के साथ संधि कर ली। क्या क्या शर्तें थी, वो शर्तों में मैं पहली शर्त लिखना चाहूँ यहाँ पे। पहली शर्त तो ये थी कि रियासतों की रियासतों की रियासतों की बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली, मतलब जिन जिन रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की, उन रियासतों के ऊपर किसी भी अन्य रियासत का या भारत से बाहर के किसी भी आक्रांता का, मराठों का, पिंडारियों का, या जैसे मारवाड़ के ऊपर मेवाड़ का, इस प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता। यदि होगा तो अंग्रेज उनसे निपटेंगे, स्थानीय शासक उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। इस प्रकार की बात थी। लेकिन आंतरिक जो व्यवस्था होगी उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहाँ आंतरिक व्यवस्था को केवल और केवल स्थानीय शासक समझाएगा, सल्टाएगा ना। तो वहीं रियासत की आंतरिक व्यवस्था, वहीं रियासतों की आंतरिक शासन व्यवस्था स्थानीय शासक ही देखेगा। स्थानीय शासक देखेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब देखो, हस्तक्षेप की बात नहीं की इन्होंने कि हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन इनका हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा यहीं पे था, और यही 1857 क्रांति का सबसे मोटा कारण था, है ना। और देखो, ये जिम्मेदारी ली, बदले में ये कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलो अब यहीं पे लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बदले कंपनी शासकों से या रियासतों से कर वसूलेगी व
इनकी राजधानी में, वह इनकी राजधानी में अपना एक एजेंट रखेगी, अपना एक एजेंट रखेगी, है ना। ठीक है, तो अब देखो राजधानी में तो इनके एक एजेंट रख दिया अंग्रेजों ने अपना, और इनसे कर लेना प्रारंभ कर दिया। अब देखो अंग्रेजों की चतुराई कि इनके अंदर क्या हो रहा है, उन सब की जानकारी के लिए अपना एक एजेंट रख दिया। ठीक है, अंदर की बात अंग्रेजों को मिल जाएगी, बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ही ली, है ना। और पैसे की व्यवस्था इन्होंने कर ली अपने लिए कि पैसा हमें दे दो साहब। ठीक है, तो देखो बड़े ही दिमाग से ये खेल रहे हैं। ये सारी बातें थी। अब आगे की बात मैं लिखूंगा, आप इसको उतारें। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किस प्रकार की यहाँ पे शासन व्यवस्था थी। यहाँ तक पूरा आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता दूं, अंग्रेज भारत में आए उस समय राजपुताने में या भारत की रियासतें आपस में एक दूसरे से लड़ती थी, झगड़ती थी। मराठे आक्रमण करते थे, कभी पिंडारी आक्रमण करते थे, कभी एक रियासत दूसरी रियासत से लड़ती थी। बहुत सारी मतलब उलझनें थी। अंग्रेज चाहते थे कि हम इनसे अधिक धन लूटें, इनकी आपस में जो झगड़ते हैं उसका फायदा हमें मिले। और उसके चलते अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों पर अपना खुद का नियंत्रण, सीधा प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। ऐसे उस क्षेत्र को जिन पर अंग्रेजों ने अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया उसे हम ब्रिटिश भारत कहते थे। कुछ रियासतें ऐसी थी जिनके शासक अपना खुद का शासन चाहते थे, मगर बाहरी सुरक्षा वो अंग्रेजों से चाहते थे। ऐसे क्षेत्र को वो भारत बोलते थे जिसपे प्रत्यक्ष शासन शासकों का, मगर बाहरी सुरक्षा का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। इस प्रकार की व्यवस्था थी। इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें भारत में अधिक था, मतलब बाहरी सुरक्षा अंग्रेज करें और आंतरिक सुरक्षा शासक करें, ऐसा क्षेत्र राजपुताने में अधिक था। ठीक है, ऐसा ऐसा ही क्षेत्र था राजपुताने में यदि हम अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ दें तो। ठीक है, तो ये शासन व्यवस्था इस प्रकार से चल रही थी। अब बाहरी सुरक्षा बढ़िया तरीके से हो, इसके लिए अंग्रेज क्या करेंगे, एक एजेंट टू गवर्नर जनरल का गठन करेंगे, एक एजेंसी बनाएंगे राजपुताना एजेंसी, और जिसका जो प्रधान बनाएंगे वो एजेंट को बनाएंगे, जो कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कहलाएगा। वो बात हम आगे करते हैं। ठीक है, आप ये जान गए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये पूरा ही मिटा देता हूँ मैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा रखूँगा, फिर इसको मैं मिटा के और आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब ये संधि कर ली। अब इस संधि को बढ़िया तरीके से रेगुलेट कैसे करें अंग्रेज, इसके लिए अब अंग्रेज जो है एक एजेंसी का गठन राजपुताने में यहाँ पर करने वाले हैं, जिसको राजपुताना एजेंसी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस प्रकार संधि की शर्तों को, संधि की शर्तों के अनुसार, संधि की शर्तों के अनुसार राजपुताने की रियासतों पर, मैं यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ। संधि की शर्तों के अनुसार राजपुताने की रियासतों की रक्षा हेतु, रियासतों की रक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक राजपुताना एजेंसी का गठन 1817 में किया। ठीक है, कहाँ किया, कब किया, 1817 में किया। इस एजेंसी का प्रमुख, इस एजेंसी का प्रधान, इस एजेंसी का प्रधान
एजेंट कहलाता था, एजेंट कहलाता था, इस एजेंसी का प्रधान एजेंट कहलाता था, जो कि जो कि भारत के जो कि भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के प्रति सीधा उत्तरदायी होता था, भारत के गवर्नर जनरल के प्रति सीधा उत्तरदायी होता था। ठीक है, एक बात आप जरूर ध्यान रखना, अभी ये जो गवर्नर जनरल है वो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल है एक तरीके से, है ना, क्योंकि अंग्रेजों का शासन वहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही और अभी फैल रहा था, वहाँ का ये शासन था। मगर 1833 में जाके ये भारत, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना। तो 1833 में आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 1817 ये सन लिखवाई है, तो ये अभी भारत का गवर्नर जनरल कैसे कहलाएगा, है ना। ये जो गवर्नर जनरल लिखा है ना, भारत के गवर्नर जनरल के प्रति सीधा उत्तरदायी होता था। 1817 में तो कोई भारत का गवर्नर जनरल होता ही नहीं था, क्योंकि कौन होता था, वो अभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ही गवर्नर जनरल हुआ करता था। मगर 1833 में जाके ये भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैनिंग आपको पता होगा, सॉरी कैनिंग नहीं, बेंटिक, बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप, है ना। गवर्नर जनरल के प्रति सीधा उत्तरदायी होता था, इसलिए इसे एजेंट इसलिए इसे एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता था, कहा जाता कहा जाता था, है ना। एजेंट टू गवर्नर जनरल मतलब एजीजी कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था, एजीजी। ठीक है, एजीजी कहा जाता था। इस प्रकार से 1817 में एजीजी का गठन कर लिया, और इस प्रकार राजपूताने के प्रथम एजीजी की बात करें, प्रथम एजीजी, प्रथम एजीजी कौन बने, प्रथम एजीजी जो बने राजपूताने के, वो मिस्टर लॉकेट बने, है ना। कौन बने, मिस्टर लॉकेट। ठीक है, मिस्टर लॉकेट राजपूताने के प्रथम एजीजी बने थे। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय कौन थे, 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, उस समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, है ना, पैट्रिक जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, है ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। एजीजी के मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय पहली बार 1832 में बनाया गया था अजमेर में, है ना, अजमेर में मुख्यालय बनाया। ठीक है, अजमेर में मुख्यालय बनाया। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय की बात करें तो 1845 में जो है इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया, है ना। 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है कहाँ बनाया, आबू में बनाया, आबू में बनाया। ठीक है, मगर हाल ही में एक किताब, अब किताब क्या है, अभी एक एग्जाम में यह पूछा गया सवाल था कि एजीजी का मुख्यालय अजमेर से आबू कब स्थानांतरित किया गया, तो 1856 माना था ऑप्शन में। ठीक है, किताबों में अभी मैंने कहीं पे 1856 लिखा नहीं देखा, लेकिन उस पेपर में 1856 ही था, ऑप्शन में 1845 था ही नहीं कहीं पर भी। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, उसमें ग्रीष्मकालीन नहीं पूछा गया था, पर ये ध्यान रखना वहाँ पे यही पूछा था कि मुख्यालय अजमेर से और आबू कब ले जाया गया, तो 1856 था। तो ये पूछे ग्रीष्मकालीन तो आपको 1845 जरूर ध्यान रखना है, लेकिन शायद स्थायी रूप से ही चला गया होगा 1856 में, ऐसा संभव है ना। तो आपको ये बात बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एजीजी का मुख्यालय, सॉरी, हाँ, एजीजी का मुख्यालय
मुख्यालय अजमेर से आबू अजमेर से आबू 1856 ईस्वी को स्थानांतरित किया गया था। स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, स्थानांतरित किया गया था। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है कि एजीजी का जो मुख्यालय था वो 1832 में तो अजमेर में बनाया गया। 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय के तौर पे आबू में बनाया और 1856 में तो ये अजमेर से और आबू में ही स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, 45 में ये संभव था कि अजमेर में भी मुख्यालय था, लेकिन ग्रीष्मकाल के लिए कुछ समय के लिए 4 महीने के लिए ये चले जाते थे आबू में, और 56 में मुझे लगता है स्थायी रूप से ये अजमेर से आबू ही ले गए थे। ऐसा ये हो सकता है, अभी किताबों में लिखा नहीं है, लेकिन और ये शोध का विषय है और शोध होगा और इस पे जो है आगे हमारी पुस्तकों में लिख दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था ये पूरे राजपुताने पे अब कैसे शासन करे, है ना। तो इसने भी क्या किया, संपूर्ण राजपुताने को जो है उप विभागों में विभाजित कर दिया, है ना। उप भागों में विभाजित कर दिया, उप विभागों में या सब डिवीजनों में बांट दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा एजीजी ने संपूर्ण राजपुताने को उप विभागों में बांट दिया, जहाँ पर इसने अपने एक एजेंट को नियुक्त किया, एक एजेंट को नियुक्त किया जो पॉलिटिकल एजेंट कहलाया, है ना, जो पॉलिटिकल एजेंट कहलाया, है ना। क्या कहलाया, पॉलिटिकल एजेंट मतलब पीए। ये क्या कहलाया, ये पीए कहलाया, है ना। इसके भी नीचे एक पद और गठित किया, जो कि एडवोकेट एजेंट कहलाया, जो कि एडवोकेट एजेंट है ना, एए कहलाया। ठीक है, जो कि एडवोकेट एजेंट कहलाया, है ना। तो एडवोकेट एजेंट उत्तरदायी होता था पीए के अधीन, और पीए उत्तरदायी होता था एजीजी, और एजीजी उत्तरदायी होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे, है ना। तो इस प्रकार से इनका हायरार्की सिस्टम कैसे हुआ मैं आपको बताऊं। देखो, ऊपर ही ऊपर होगा हमारा गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल होता था ऊपर ही ऊपर। इसके नीचे कौन होता था, इसके नीचे होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे कौन होता था, पॉलिटिकल एजेंट, और पॉलिटिकल एजेंट के नीचे कौन होता था, एडवोकेट एजेंट। ठीक है, तो ये हायरार्की सिस्टम था इनका। ठीक है, ये क्या था, हायरार्की सिस्टम। इस प्रकार से शक्तियों का बढ़ता हुआ क्रम, है ना। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों, आप इस प्रकार की शासन व्यवस्था चलती थी। ये रिपोर्ट देता था पीए को, पीए रिपोर्ट देता था एजीजी को, एजीजी रिपोर्ट देता था गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी को दे ही देता था। इस प्रकार की इस प्रकार का सिस्टम चल रहा था, और ये सिस्टम 1900 हमारे 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तब तक चला है। कब से, 1817 से प्रारंभ होकर। और इस प्रकार का जो व्यवस्था थी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यह व्यवस्था 1817 से लेकर और 1947-48 तक, इसको हम कहते हैं, तक चलती रही, है ना,
तक चलती रही। ठीक है, और उसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है, तो वहाँ से आगे की व्यवस्था वो थी। ठीक है, अब इन्होंने देखो शासन इस प्रकार के ये हायरार्की सिस्टम बना तो दिया, पर एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्तियों से ये शासन होगा नहीं। ये बाहरी सुरक्षा करेंगे, तो बाहरी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी सेनाएं गठित की और उनका खर्चा रियासतों पे डाला। उसकी वो आगे की जो कहानी है, कौन कौन सी सेना गठित की, ये लीजियन गठित करेंगे, एमबीसी का गठन होगा, है ना, छावनियाँ गठित करेंगे, तो वो सारी बातें करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।